नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है किसी भी संस्कृत विषय से तैयारी करें किसी भी भर्ती परीक्षा की और उसमें काव्य शास्त्र जो है वह उसकी जब आप तैयारी करते हो तो आपको थोड़ी सी क्लिष्टता या कठिनता का अनुभव होता है। और मोस्ट ऑफ बच्चे हमसे बोलते भी हैं कि सर साहित्य काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, ध्वन्यालोक है, ये चीजें थोड़ी, उसका रीजन ये है कि थोड़ा-सा काव्य शास्त्र थोड़ा-सा टफ भी है, तो उसको थोड़ा-सा डीप में जाकर के पढ़ने की ज़रूरत है और थोड़ी-सी सही तरीके से पढ़ने की और रेफरेंस बुक से पढ़ने की ज़रूरत है। देन श्योर आपको वो काव्य प्रकाश हो चाहे साहित्य दर्पण आ जाता है। तो आज की क्लास जैसे है अपन साहित्य दर्पण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी बात करेंगे आज। और जैसा कि आपको पता है साहित्य दर्पण वैसे काव्य शास्त्र का बहुत अच्छा ग्रंथ है और किसी भी भर्ती परीक्षा की बात करें, स्कूल लेक्चरर की बात करें तो उसमें काव्य शास्त्र में साहित्य दर्पण के बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं और लेवल के प्रश्न होते हैं। आपको जैसे पता है काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण में इतने टफ होते हैं क्वेश्चन कि हमें प्रश्न का लेवल ही पता नहीं चलता कि अभिधा शक्ति हो या लक्षणा हो, व्यंजना हो, इनके हेतु कौन से हैं, इस तरह के इनके उदाहरण कौन से हैं, किसने क्या उदाहरण दिए हैं, काव्य का लक्षण क्या है, खंडन किसने किसका किया, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से हमें टफ लगते हैं और समझ में भी हमें नहीं आते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज की क्लास के माध्यम से अपन एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे कि हमें कहां पर दिक्कत आती है और कहां पर हम कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहला प्रश्न हम देखते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर ही काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कथनम कुत्र प्राप्यते। ये जो कथन है वह कहां पर मिलता है? देखिए, पहले अपन बात करते हैं मम्मट की। इसकी बात करें मम्मट की। मम्मट ने काव्य की जो शैलियां हैं वह तीन बताई हैं। एक तो है प्रभु संमित, दूसरी इन्होंने शैली जो बताई है वह आपको पता है तुरत संमित, तीसरी जो शैली इन्होंने बताई है वह है कांता संमित। तीन प्रकार की शैलियां इन्होंने मम्मट ने काव्य प्रकाश में बताई है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये प्रश्न में मैं यूजीसी नेट का एग्जाम जब मैंने दिया था तब इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। तो इसमें जब कांता संमित शैली को स्पष्ट कर रहे थे मम्मट तब उन्होंने वहां पर वृत्ति में लिखा है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इति कृत्याकृत्य उपदेश कांता संमित उपदेश कांता संमित जो उपदेश युजे जो शैली है उसके द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर ये चीज आगे लिखी हुई आ जाती है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, तो ये जो लाइन है वह साहित्य दर्पण में मिलती है। कहां पे मिलती है? साहित्य दर्पण में। जैसे कि आपको पता है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है ना, चार वर्ग जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के द्वारा फल की प्राप्ति को करना ही काव्य का प्रयोजन है। ये विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है। तो उस चार वर्गों के फल की प्राप्ति कब होगी? तो जब हमें रामादिवत प्रवर्तितव्यम, जब हम राम की तरह प्रवर्तन करेंगे, न रावणादिवत रावण की तरह प्रवर्तन हमारा व्यवहार नहीं करेंगे, तब हमें ये चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्योंकि काव्य के द्वारा क्या होता है, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, है ना, इदम कर्तव्यम इदम न कर, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जो ज्ञान है, इसका जो ज्ञान है वह हमें किसके माध्यम से मिलता है? काव्य के द्वारा मिलता है ना। किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम इस सबका जो ज्ञान है वह काव्य के द्वारा मिलता है। और इसका किसमें प्रवृत्त होना है, कहां पर निवृत्त होना, ये अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह उसका जो चतुर्वर्ग की फल है वह चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुणाः कस्य धर्माः, जो गुण है वह किसके धर्म है? देखिए, जब विश्वनाथ जो हैं इन्होंने पांच आचार्यों के लक्षणों, काव्य लक्षणों का खंडन किया है, मम्मट, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन और भोज,
मम्मट, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन और भोज, इन पांचों के लक्षणों का, काव्य लक्षणों का खंडन विश्वनाथ ने करते हुए इन्होंने क्या परिभाषा दी है? वाक्यम रसात्मकम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये परिभाषा जो है वह विश्वनाथ ने दी है। अब यहां पर जो मम्मट है, मम्मट का जो काव्य लक्षण था, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वापि, इस काव्य लक्षण का खंडन करते हुए जब मम्मट ने उसके अंदर सगुणों पद जो दिया है ना, उस सगुणों पद की खंडन करते हुए ये कहते हैं कि मम्मट ने जो सगुणों पद है, देखिए तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वापि, उसमें क्या है कि इसमें तीन तो विशेष्य पद हैं। कितने हैं? एक तो है अदोषो, दूसरा है सगुणो, दूसरा है अनलंकृतिक, पुनक्वापि। ये तीन जो है वह क्या है? विशेषण है। और इनका जो विशेष्य है क्या है? विशेष्य। और वह विशेष्य क्या है? तो विशेष्य इसका जो है वह शब्दार्थ है। क्या है? शब्दार्थ। इसका जो विशेष्य है वह क्या है? शब्दार्थ है। ठीक है, तो यहां पर अदोषो, सगुणों और अलंकृति, तो सगुणों पद की व्याख्या करते हुए, उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मम्मट ने सगुणों जो पद है वह शब्दार्थों की, मतलब सगुण जो है, गुणों का जो संबंध है वह शब्दार्थ पे, जो शब्दार्थ है वह सगुण होते हैं, ऐसा कहा है। लेकिन ये जो साहित्य विश्वनाथ कहते हैं कि जो गुण है वह तो रस के धर्म है। के धर्म है? रस के। इसलिए जो विशेषण आपने शब्दार्थों को, विशेष का जो विशेषण सगुणों पद दिया है वह भी समीचीन नहीं है। ये बात जो है वह विश्वनाथ इस खंडन में कहते हैं। तो गुणा कस्य धर्माः? तो गुणा रसस्य धर्माः। कस्य धर्माः? रसस्य धर्माः। तो विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसी तरह के प्रश्न और इससे भी बहुत अच्छे प्रश्न आपको हमारी जो एप्लीकेशन है या हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के, स्पेशली वहां पर लगभग 2500 जो क्वेश्चन है, न केवल प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर के साथ में उनकी व्याख्याएं जो हैं वह भी उसमें ऐड है। लगभग एक एक टेस्ट की जो पीडीएफ है वह 35 से 40 पेज की एक एक प्रश्न, एक एक टेस्ट की पीडीएफ है। एक अच्छा कलेक्शन प्रश्नों का आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आपको जरूर उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर करके उसके जितने एमसीक्यूज हैं वह आपको लगा कर लेने चाहिए। अब समय बहुत कम है, तो आपको अब यही करना है कि हमारे जो वीक पॉइंट कौन से हैं, वीक पॉइंट कौन से हैं उसको देख लेना है, और उसके जो एमसीक्यूज हैं प्रश्नोत्तरीय उस पर भी आपको विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा की अंतिम जो तैयारी होती है वह एमसीक्यूज ही होती है। जैसा कि वो सारी चीजें आपको पता ही है, और हर अभ्यर्थी की अपनी एक रणनीति होती है। जो मेरी रणनीति थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अंतिम जो समय है उसमें जितने एमसीक्यूज लगा सकते उतने लगाने चाहिए, और हमें ये ताकि पता चल सके कि हम कहां पर हमारे कोई वीक पॉइंट रह चुका है। और इन सारी जितने 2 पेपरों के जो यूनिट हैं उसमें यूनिट वाइज प्रश्न भी हैं, इसके बाद फुल सिलेबस पर भी सारे प्रश्नों को वहां पर शामिल किया है, तो आप वहां पर जाकर के उन पीडीएफ को देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न, विश्वनाथानुसारम य कौमार हर स एव हि वरः इति पद्ये कस्य अलंकारस्य स्फुटत्वम नास्ति। ठीक है, अब विश्वनाथ जो है, मम्मट जो है, वह 3 विशेषण पदों को दिया था, अदोषो, सगुणों और अनलंकृति पुनक्वापि। तो अनलंकृत जो विशेषण था उसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने ये कहा है कि य कौमार हर स एव हि वरः ता एव चित्रक्षपा, ये पद्य दिया है और इसमें कहा है कि ये अनलंकृत काव्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकार नहीं है, फिर भी ये काव्य की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? काव्य की श्रेणी में आता है। ये बात जो है वह मम्मट ने कही है। कौन से पद को स्पष्ट करने के लिए कही है? तो इनका जो काव्य लक्षण था उसमें अनलंकृत जो पद था उसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने लोग
दिया है। तो विश्वनाथ कहते हैं कि मम्मट आपने जो ये इस पद्य में अनलंकृत पद्य इसको माना है, लेकिन ये आपकी बात जो है वह गलत है, क्योंकि इस पद्य में तो विभावना, विशेषोक्ति और संदेह संकर इन अलंकारों का स्फुटत्व नजर आ रहा है। मतलब इस पद्य में तो विभावना, विशेषोक्ति और संदेह संकर इन तीन अलंकारों का स्फुटत्व दिख रहा है, मतलब ये दिख रहे हैं, ये तीनों अलंकार इस पद्य में मिल रहे हैं, इसलिए आप इसको अनलंकृत काव्य नहीं कह सकते हैं। और इसके अंदर विश्वनाथ के अनुसार जो अतिशयोक्ति अलंकार है वह अतिशयोक्ति अलंकार इसमें नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका विकल्प 3, 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पणानुसारम रसस्य व्युत्पत्ति अस्ति। साहित्य दर्पण के अनुसार रस की व्युत्पत्ति क्या है? साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये बात यहां पर की गई है। उसमें रस शब्द को स्पष्ट करते हुए इसकी वृत्ति में कहा गया है, इसकी व्युत्पत्ति जो है वह कही गई है, रस्यते इति रसः, रस्यते इति रसः, ये बात इन्होंने यहां पर कही है। अब रस्यते इति रसः, इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो रस है उससे, उस पद से क्या क्या लेना है? तो रस, भाव, रसाभास और भावाभास, इन चारों रस शब्द से इन चारों को लेना, रस, भाव, रसाभास और भावाभास, इन चारों शब्दों को इस रस शब्द के माध्यम से लेना है। और इसकी साहित्य दर्पण के वृत्ति में रस शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह है रस्यते इति रसः। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शून्यम वास ग्रहम विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित् शनै अस्मिन् पद्ये रसः अस्ति। ठीक है, जैसे कि रस्यते इति रसः, उसमें रस, भाव, रसाभास और भावाभास, इसमें जो रस है, रस शब्द है, उस रस शब्द को स्पष्ट करते हुए उसके उदाहरण के तौर पर शून्यम वास ग्रहम विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित् शनै पद्य दिया है। और यह पद्य जो है वह संभोग श्रृंगार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संभोग श्रृंगार का ये जो है वह उदाहरण है। क्लियर? चलिए, और वहां पर रस, भाव, रसाभास, भावाभास, इन सबके उदाहरण वहां पर दिए गए हैं, और पीडीएफ में भी आप जाकर के देखोगे तो आपको वहां पर भी ये चीज पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य दर्पणस्य अष्टम परिच्छेदे कस्य वर्णनम अस्ति? साहित्य दर्पणस्य अष्टम परिच्छेदे कस्य वर्णनम अस्ति? जैसे कि आपको पता है कि कोई भी पाठ्य पुस्तक हम पढ़े, उसका विषय वस्तु हमें पता होना चाहिए, उसका विभाजन उल्लासों में है, परिच्छेद में है, अध्याय में है, किस में है, प्रकाश में है, या फिर उसकी विषय वस्तु किस परिच्छेद में कौन सी है, ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। और डेफिनेट हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आप फर्स्ट ग्रेड देखें, सेकंड ग्रेड देखें, या कोई भी एग्जाम देख लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप गत परीक्षाओं के पेपर देखोगे तो आपको 1-2 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वास्तव में उसका हमें पता होना चाहिए कि विषय वस्तु क्या है। तो साहित्य दर्पण जो है, उस साहित्य दर्पण की विषय वस्तु को अपन देखते हैं कि साहित्य दर्पण की जो विषय वस्तु है, साहित्य दर्पण की जो विषय वस्तु है उसको अपन देखते हैं कि यहां पर उसकी विषय वस्तु में क्या कौन कौन से जो अध्याय हैं और उसमें क्या क्या मिलता है, ये चीज अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले परिच्छेद की बात करते हैं। साहित्य दर्पण का पहला परिच्छेद, तो पहला जो परिच्छेद है उसमें क्या मिलता है? तो इसमें जो है वह एक तो है काव्य लक्षण, काव्य लक्षण, प्रयोजन और लक्षण खंडन, विभिन्न आचार्यों के जो लक्षणों को खंडन है ना, उसका पहले परिच्छेद में वर्णन मिलता है। ठीक है, दूसरा परिच्छेद है, उस दूसरे परिच्छेद में क्या मिलता है? तो इसमें जो है वह शब्द शक्ति, शब्द शक्ति का वर्णन है इसमें। इसके बाद पद, वाक्य
और महावाक्य। ठीक है, इसका वर्णन जो है वह दूसरा जो परिच्छेद है उसमें मिलता है। तीसरा परिच्छेद की बात करते हैं, बात करें तीसरा परिच्छेद। तो जो तीसरा परिच्छेद है उसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? तो तीसरे परिच्छेद में रस निरूपण है, नायक नायिका भेद है, इसका वर्णन तीसरे परिच्छेद में। रस निरूपण, नायक नायिका भेद, ठीक है, इसका वर्णन है वह तीसरे परिच्छेद में। चौथे परिच्छेद की बात करें तो चौथे परिच्छेद में किसका वर्णन है? तो चौथा जो परिच्छेद है उसमें काव्य भेद का वर्णन है। काव्य भेद, वही काव्य भेद आपको पता है, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य या मध्यम काव्य। इन काव्यों का जो भेद है वह इसमें इसमें मिलता है। इसके बाद पांचवें अध्याय की, पांचवें परिच्छेद की बात करें तो व्यंजना का स्वरूप, व्यंजना का जो स्वरूप है उसका वर्णन पांचवें परिच्छेद में मिलता है। छठे परिच्छेद की बात करें तो यहां पर दृश्य श्रव्य काव्य, दृश्य श्रव्य काव्य, नाटक और महाकाव्य लक्षण, इसका जो वर्णन है वह छठे में मिलता है। सातवें में जो है वह परिच्छेद में क्या मिलता है? तो इसमें जो है वह दोष का वर्णन है। आठवें की बात करें तो गुणों का वर्णन है। नौवें की बात करें तो इसमें रीति का वर्णन है। 10वें की बात करें तो इसमें जिसका वर्णन है उसका नाम है अलंकार। क्या है? अलंकार। तो ये साहित्य दर्पण का जो वर्ण विषय है वह हमें पता होना चाहिए और ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये अभी प्रश्न में पूछा गया है कि अष्टम परिच्छेद में किसका वर्णन है? तो अष्टम परिच्छेद में किसका वर्णन है? अष्टम परिच्छेद में गुणों का वर्णन है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है वह यह है कि सातवां परिच्छेद में किसका वर्णन है? ये बार बार पूछा जाता है। पता नहीं सातवें परिच्छेद से ऐसा क्या मोह है, परीक्षक को ये समझ में नहीं आता, लेकिन सातवें परिच्छेद के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये चीज आपको याद रखना। सातवें परिच्छेद में काव्य प्रकाश में भी सातवां जो परिच्छेद वो दोष को है समर्पित, और इसमें भी जो सातवां परिच्छेद। ठीक है, तो जो अगले इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य दर्पण से अष्टम परिच्छेदे कस्य वर्णनम अस्ति? तो इसका जो आंसर होगा वह है विकल्प 3, काव्य गुणस्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रोतुः जिज्ञासा रूपः भवति। देखिए, वाक्य की परिभाषा जो है वह क्या दी है? वाक्यम स्याद योग्यता, योग्यता कांक्षा, आसक्ति युक्त, पदोच्चय। ठीक है, ये जो है वह वाक्य की परिभाषा दी है कि योग्यता जो है, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, इन तीनों से युक्त जो पदोच्चय हैं वह वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता की जो बात है वह यह है, पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा अभाव, पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधाभाव योग्यता। ये जो है वह योग्यता की परिभाषा है। आकांक्षा की परिभाषा है वह है प्रतीति, पर्यवसान, प्रतीति पर्यवसान विरह आकांक्षा, प्रतीति पर्यवसान विरह आकांक्षा। ये किसकी परिभाषा है? ये जो परिभाषा है
वह, ये जो परिभाषा है ये किसकी है? तो ये आकांक्षा की परिभाषा है। ठीक है। और अगली जो परिभाषा है वह है आसक्ति जो है, उसकी परिभाषा अपन देखते हैं कि आसक्ति की परिभाषा क्या है। तो आसक्ति के लिए कहा गया है कि बुद्धेर विच्छेद आसक्ति। क्या कहा है? बुद्धेर विच्छेद आसक्ति। ठीक है, ये चीज कही गई। तो ये जो है, इसमें जो प्रतीति पर्यवसान विरह आकांक्षा सतु श्रोतुर जिज्ञासा रूप है, ये भी कहा गया है। सतु, क्या कहा गया है? सतु श्रोतुर जिज्ञासा रूप। ठीक है। ये जो बात अपन ने कही वह साहित्य दर्पण के वृत्ति में से ली गई परिभाषाएं हैं, और तीनों परिभाषाओं को आप बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। श्रोतुर जिज्ञासा रूप भवति, कौन है जो श्रोता की जिज्ञासा के अनुसार होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आकांक्षा। तो आकांक्षा है वह श्रोता की जिज्ञासा के अनुसार होता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संकेत कुत्र गृह्यते। सबसे पहली बात करें, जो संकेत है वह संकेत का ग्रहण कौन सी शक्ति में होता है? तो अभिधा शक्ति में होता है। और किस किस में होता है? तो संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य, जातो गुण द्रव्य क्रियासूच। अर्थात जो संकेत ग्रहण है वह जाति, गुण, द्रव्य और क्रियाओं में ग्रहण होता है। और ये जो है वह 4 प्रकार की उपाधियां हैं। क्या है? उपाधि है, वह 4 प्रकार की हैं। जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। ये 4 प्रकार की जो उपाधियां हैं, उन उपाधियों में संकेत ग्रहण होता है। तो ये व्यक्ति की उपाधियां हैं। ठीक है। तो व्यक्ते उपाधिषु संकेतः गृह्यते, व्यक्ति की उपाधियों में संकेत ग्रहण जो होता है वह होता है। अगर व्यक्ति में संकेत ग्रहण अगर मानेंगे तो अनंत्य व्यभिचारी दोष हो जाता है। कौन सा दोष होता है? अनंत्य व्यभिचारी दोष हो जाता आता है। कब आता है? अगर संकेत ग्रहण जो है वह व्यक्ति में अगर मानेंगे। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संकेत ग्रहण कहां पर होता है? तो व्यक्ति की उपाधियों में होता है। अगर प्रश्न को घुमा करके व्यक्ते उपाधिषु किम भवति, तो संकेत ग्रहण भवति। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न। सादृश्य संबंध आधारित लक्षणा अस्ति। ठीक है, सादृश्येतर संबद्धा शुद्धा सकला अपि सादृश्या तु मता गुण्या। सादृश्य से इतर संबंध पर जो आधारित लक्षणा होती है वह शुद्ध लक्षणा होती है, और सादृश्य तु मता गुण्या, और सादृश्य संबंध पर जो आधारित जो लक्षणा होती है वह गुणी लक्षणा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका आंसर जो होगा वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाटके अंकानाम अधिकतम संख्या का। तो इसके लिए नाटक के लक्षण में एक चीज कही गई है, पंचाधिका दशस्तत्रांका। अर्थात 5, कम से कम 5, और अधिकतम जो है वह नाटक में जो अंक हैं वह कितने होते हैं? तो नाटक में जो अधिकतम अंक जो होते हैं वह 10 हो सकते हैं। ठीक है, नाटके अंका नाम अधिकतमा संख्या का। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काव्य पुरुषस्य अव्यय संस्थान विशेषवत भवति। ठीक है, अब वो काव्य में विश्वनाथ जो है वह मम्मट के लक्षण का खंडन कर रहे थे, तब कहते हैं कि अलंकार जो है वह तो कटक कुंडलादिवत हैं।
के समान है, कटक कुंडलादिवत है। गुणा जो है, जो गुण है वह तो किसके समान है, चौर्यादिवत है। और शब्दार्थ जो है वह काव्य के शरीर के समान है। और रीतयः, रीतियों के लिए कहा गया है कि अव्यय संस्थान विशेषवत, अव्यय संस्थान विशेषवत जो है वह रीतियों को कहा गया है। तो काव्य पुरुषस्य अव्यय संस्थान विशेषवत भवन्ति, तो क्या होती हैं, तो रीतयः भवन्ति, ये भवन्ति रीतयः भवन्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यत्र उत्पाद्य लोक संश्रयम, यत्र उत्पाद्य लोक संश्रयम वृत्तम भवति तद अस्ति रूपकम। ये रूपक कौन सा है जिसमें इतिहास प्रसिद्ध उसका कथानक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प एक जो है वह सही आंसर है। नाटक जो है उसका जो इतिवृत्त है वह इतिहास प्रसिद्ध होता है। ठीक है, सचेतसा हृदय रसताम वेति। अब रस की परिभाषा क्या है, तो कहा है विभावा विभावेनानु भावेन व्यक्तः संचारिणः तथा संचारिणस्तथा विभावानुभावेन व्यक्ता संचारिणस्तथा विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणस्तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसा। ये बात कही गई है कि विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव इनके द्वारा जो है वह जो स्थायी भाव है वह रस रूप को प्राप्त होते हैं। और वह सचेतन जो व्यक्ति है, सचित जो व्यक्ति है, उसके हृदय में स्थायी भाव है, वही रसता को प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा विकल्प 4 जो है, स्थायी भाव जो है वह इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणायाः कियंतो भेदाः। ठीक है, तो देखिए मम्मट ने जो काव्य के लक्षणा के भेद माने हैं वह तेन लक्षणा षड्विधा, ये बात कही गई है, तेन लक्षणा षड्विधा, ये बात कही गई है। और जो साहित्य दर्पण में विश्वनाथ जो है इन्होंने लक्षणा इसके भेद जो माने हैं लक्षणा के साहित्य दर्पण में वह 80 भेद माने हैं। कितने माने हैं, 80 भेद माने। दोनों चीजें क्लियर। मम्मट ने कितने माने हैं, तो 6 माने हैं। और साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने लक्षणा के भेद जो माने हैं वह 80 माने हैं। निम्नलिखितेषु सात्विक भावो वर्तते। देखिए सात्विक भाव कौन से हैं, तो जैसे कि सात्विक भाव जो है वह है, एक तो है स्तंभ, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण्य, वेपथु, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण्य, वेपथु और अश्रुपात और प्रलय, ये जो है वह सात्विक भाव कहे गए हैं। और सात्विक भाव यहां पर कौन से हैं, तो हर्ष, आवेग, गर्व, ये तो जो है वह व्यभिचारी भाव है। क्या है, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है, तो व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है, 33 है। और यहां पर जो रोमांच है ये सात्विक भाव है। ये क्या है, सात्विक भाव है। और इसका जो विकल्प 2 है वह सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाक्यम स्याद योग्यताकांक्षा सति कुयुक्त पदोच्चयः इदम वाक्य स्वरूपम प्रतिपादित आचार्येण अनेन। ये वाक्य का लक्षण है वह किसने कहा है, तो आप सभी को पता है ये जो लक्षण है वह आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। किसने कहा है, विश्वनाथ ने। ठीक है, चलिए अगले
तरफ विस्मय कस्य स्थायी भाव, ठीक है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक जुगुप्सा विस्मय चेती, ठीक है, ये जो रस हैं उनके स्थायी भाव हैं। तो भयानक जो है उस भयानक रस का स्थायी भाव भय हो गया, करुण जो रस है उस श्रृंगार जो है श्रृंगार का रति हो गया, करुण जो है उस करुण का श्रृंगार हास्य करुण रति हास्य शोकस्य, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वह शोक हो गया, और अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव क्या हो गया, विस्मय हो गया। एक चीज याद रखना, सारे रसों के स्थायी भाव, इनके देवता, इनके वर्ण, ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये चीज नाट्य शास्त्र में भी मिलेगी आपको, साहित्य दर्पण में भी मिलेगी, कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। और इसका जो सही आंसर है विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वक्रोक्ति जीवित कारोक्तम अपि लक्षणम परास्तम अस्मिन कथने विश्वनाथः हेतु दिए थे। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति जीवितम काव्य का जो लक्षण कुंतक ने दिया था उसके लक्षण को भी खंडित किया, और उसमें उन्होंने हेतु यह दिया कि वक्रोक्ति काव्य का लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह काव्य का स्वरूप का निर्धारण करने वाला नहीं है, अपितु वह तो अलंकार रूप है। जो वक्रोक्ति है वह किस रूप है, अलंकार रूप है, इसलिए अलंकार रूप होने के कारण वह वक्रोक्ति काव्य का लक्षण नहीं हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अव्यय अव्ययी भाव संबंध आधारित, अव्यय 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 आधारित भाव संबंध आधारित लक्षणायाः उदाहरणम अस्ति, कौन सा है? ठीक है, तो इसमें देखिए कलिंग पुरुषो युद्ध थे, यहां पर जो संबंध है वह आधाराधेय भाव संबंध। ठीक है, इसके बाद बात करें आयुर्कृतम में जो संबंध है वह है कार्य कारण भाव संबंध। कौन सा है? कार्य कारण भाव संबंध है। इसके बाद जो है अमी इंद्रा, ये जो है तादर्थ्य भाव संबंध। कौन सा है? तादर्थ्य भाव संबंध है। और हस्तोयम, ये जो है वह अव्यय अवयवी भाव संबंध आधारित, इसके आधार पर इसके अंदर जो है वह लक्षणा का ये भेद होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वह विकल्प 4 जो है वह इसका आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्लास में साहित्य दर्पण के इतने ही क्वेश्चन हैं। चलिए अगली क्लास में अपन अगली क्वेश्चनों के साथ में फिर मिलेंगे। इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, डेफिनेट कहीं ना कहीं इन को ये प्रश्न आपकी तैयारी में कारगर साबित होंगे। और ज्यादा अगर क्वेश्चन देखने हैं तो आप एप्लीकेशन जाकर के PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।